चलिए देखते हैं हम लोग। छोटा छोटा केस है। आपको पढ़ा रहे थे हम टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टली इमर्ज सरफेस। सॉरी, आपको टॉपिक चल रहा था टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। और इसमें हमने बातें की थी इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्टली, इंक्लाइन सरफेस जो कि कर्व नहीं था। हमने देखा था वहाँ पे जब कैटेगरी किया था कि स्टैटिक फ्लूइड्स है तो उसके अंदर में डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर हम लोग डिज़ाइन करते हैं। हो सकता है कि इंक्लाइन प्लेन गेट हो, या फिर ये भी बात किया था कि हो सकता है कि हम लोग वाटर टैंक बना रहे हैं, उसका वर्टिकल वाल हो तो उस पर प्रेशर की कैलकुलेशन वगैरह करना, तो वर्टिकल इमर्ज सरफेस हो गया। अब टंकी है, प्रेशर टंकी है, अगर ये वाटर टैंक है तो ये कर्व सरफेस होता है। तो हमने बात किया था कि प्लेन का केस भी और कर्व का केस भी, सारे के सारे सिचुएशन पढ़ने रहते हैं हम लोग के इंजीनियरिंग फील्ड में। बट आप लोग के एसबीटी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं जहाँ तक आपको प्लेन सरफेस ही पढ़ना है, जिसमें हमने पहले स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट उठाया था सबसे पहले इंक्लाइन सरफेस को। इंक्लाइन सरफेस जहाँ पे फाटक वगैरह गेट वगैरह बनते हैं इंक्लाइन गेट वाटर को रोकने के लिए, तो इंक्लाइन सरफेस का सारा सिचुएशन हमने हैंडल किया। इंक्लाइन सरफेस को डुबाया, उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस सब के बारे में बात किया। अगर आप जो हॉरिजॉन्टल सरफेस का केस देखने आए हैं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस का हम केस पढ़ा रहे हैं, इसके बाद वर्टिकल सरफेस का केस पढ़ाएंगे। ये सब स्पेशल केस है किसका? इंक्लाइन का। इंक्लाइन का स्पेशल केस है जब थीटा 0 हो जाए या थीटा 90 हो जाए। और जो इंक्लाइन था थीटा डिग्री से, उसी में थीटा 0 हो जाए या थीटा 90 हो जाए, तो उसी का फार्मूला को आप मॉडिफाइड कर लीजिएगा तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का केस आ जाएगा आपका उसी का फार्मूला में। अगर किसी को एसबीटी में, अगर बिहार पॉलिटेक्निक या सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो बीटेक का भी हो, वहाँ अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेसेस पर अगर डेरिवेशन पूछ दे आपको टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर का, तो कुछ नहीं करना, आप इंक्लाइन वाला से भी कर सकते हैं। इंक्लाइन सरफेस लेकर के थीटा एंगल पर और सारा का सारा डेरिवेशन जो हमने पिछला वीडियो में किया है वैसे कीजिए। और उसीलिए इंक्लाइन वर्टिकल के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट कीजिए एंड हॉरिजॉन्टल के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट कीजिए। दोनों फार्मूले ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और नहीं तो सिंपल वे भी है, अगर डिटेल में आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस केवल लेकर चलना है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल केस है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही इसको ड्राइव करना है, तो फिर से वही सारे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको, जो कॉन्सेप्ट हम लोग वहाँ पे कर रहे थे, फिर से वही सारे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर से वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा वहाँ जा कर के, जैसे जैसे हमने किया था। क्या अप्रोच क्या था उसका प्रूव करना था, प्रेशर फोर्स निकालने का अप्रोच क्या था। हमने देखा था कि वहाँ पे इंक्लाइन प्लेन लिए थे, जब हमने देखा था कि जब इंक्लाइन प्लेन लिए थे तो प्रेशर इंटेंसिटी वेरिएबल था। डेप्थ के तरफ जाते थे इंक्लाइन प्लेन में तो प्रेशर इंटेंसिटी क्या हो जाता था, वेरी करता था। डेप्थ के तरफ जाने पर प्रेशर, इसी प्लेट पर प्रेशर इंटेंसिटी इधर ज़्यादा नीचे ज़्यादा, क्योंकि रो जी एच प्रूव किए थे हमने वर्टिकली मूव करके। एक टॉपिक पढ़ाया गया था आपको कि अगर स्टील वाटर में रुका हुआ पानी में वर्टिकली डाउनवर्ड जाते हैं तो प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है, हॉरिजॉन्टली चलते हैं तो क्या होता है, इसका एक टॉपिक अलग से पढ़ाया जा चुका है। तो आपने देखा था वहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पर कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ेगा, प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ेगा। तो हम टोटल प्रेशर इस प्लेन पर लिखना चाह रहे हैं, टोटल प्रेशर फोर्स लिखना चाह रहे हैं, तो प्रेशर इंटू एरिया होता है फोर्स, बट वो लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि प्रेशर वेरिएबल है, हर जगह एक समान है नहीं। तो इसके लिए हमने एलिमेंट लिया था, एक स्ट्रिप काटा था, और एक स्ट्रिप के लिए हमने माना था प्रेशर इंटेंसिटी को कांस्टेंट, क्योंकि ये बहुत छोटा सा स्ट्रिप होता है। तो छोटा सा डेप्थ के लिए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए छोटा सा डेप्थ के लिए हम मान सकते हैं कि प्रेशर इंटेंसिटी हमारा कांस्टेंट है। और इस ऐसे इन्फिनाइट स्ट्रिप को, इसको स्ट्रिप में इसको काट करके हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाया था और फिर टोटल प्रेशर फोर्स निकाला था। सेम अप्रोच यहाँ भी लगाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल के लिए। और उसके बाद हमने पॉइंट ओ के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट 0 किया था और उसके बाद एचसीपी बार का कैलकुलेशन किया था। तो सेम अप्रोच यहाँ भी लगेगा आपको, अगर अप्रोच बेसिस पे चलना है तो। नहीं तो फिर आप इंक्लाइन वाला को भी यूज करके डायरेक्टली थीटा का वैल्यू चेंज करके आप वहाँ से डायरेक्ट फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों के लिए। दोनों ही केस में सही रहेगा आपका। फिलहाल देखिए हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग सेमेस्टर के लिए अलग अलग तरीके से पढ़ाना जरूरी है। ऐसे ये कंपटीशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है तरीका, कंपटीशन के लिए आपका इंक्लाइन प्लेन का केस ही काफ़ी है, उसी में से थीटा बदलते रहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट बनते रहेंगे। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल बेहतरीन न्यूमेरिकल करेंगे हम। अभी एक इंक्लाइन का न्यूमेरिकल किए हैं गेट के ऊपर, और अभी ऐसे कम से कम
7-8 न्यूमेरिकल करेंगे इस केस पर, यूनिट 2 का। और यूनिट 1 भी हमारे ध्यान में है, यूनिट 1 का भी हमें न्यूमेरिकल अभी कम से कम 7 से 8 करने हैं, न्यूमेरिकल सेशन हम शूट करेंगे। और आज है आपका यूनिट 2 लगभग कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट डे से हम यूनिट 3 का वीडियो बनाने लगेंगे। और यूनिट 3 भी 4 से 5 दिन हम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। चलिए, तो जो पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू अपना नोट लिखते रहें और ध्यान से बार बार वीडियो को देख कर सीखते रहें, ठीक है। डाउट सेशन के लिए हम आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कोई भी वीडियो पे देखते हैं तो कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, पहले आपको वीडियो में क्या प्रॉब्लम लगा या कॉन्सेप्ट अच्छा लगा या ख़राब लगा, इससे बेसिस कुछ कमेंट कीजिए ताकि हमको ये पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं। जो लोग भी पढ़ रहे हैं 5-10, इससे मतलब नहीं कि हमको 1000 कमेंट चाहिए या 100 कमेंट चाहिए, 100 लोग देख रहे हैं तो नहीं। जो लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं उन लोग कम से कम कुछ कमेंट किया कीजिए इसके बारे में, या डाउट कुछ हो तो उसके बारे में कि सर हाँ डाउट सेशन के लिए लाइव आइए, या आप लोग बोलिए तो हमको समझ में आएगा कि हाँ लोग एक्टिव हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमको ये करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम हॉरिजॉन्टल का केस देखते हैं। टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल इमर्ज सरफेस। जो इंटेलिजेंट है उन लोग को तो पता चल गया होगा कि हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग इंक्लाइन वाला से भी कर सकते हैं। चलिए, इसके लिए फिर सेम अप्रोच। हॉरिजॉन्टली ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, जिसका हम माने हैं कि जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, एच बार नीचे है, टॉप सरफेस से एच बार नीचे है। ये प्लेट ऐसे डूबा हुआ है, टॉप सरफेस इसका यहाँ है, ठीक है। इसके ऊपर आपको टोटल प्रेशर फोर्स निकालना है और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, ठीक है। यही कैलकुलेशन करना है आपको। लेट एच बार बी द डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम द फ्री सरफेस लिक्विड। माने हैं कि एच बार क्या है, डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड है, ठीक है। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट है एंड रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ठीक है। इसलिए प्रेशर इंटेंसिटी एच डेप्थ नीचे, एच बार डेप्थ नीचे, प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगा, रो जी एच बार, रो जी एच बार। आपको पता है कि ये प्लेट हॉरिजॉन्टल है, ये प्लेट हॉरिजॉन्टल है, तो इसका हर एक सरफेस टॉप वाटर के टॉप लेवल से हर एक सरफेस का पॉइंट सेम ही दूरी पर है, कितना पर, एच बार पर, सेम ही दूरी पर है, कितना पर, एच बार पर। तो हर एक जगह का प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगा, रो जी एच बार, रो जी एच बार, रो जी एच बार, रो जी एच बार। हर एक जगह का प्रेशर इंटेंसिटी इस केस में कांस्टेंट है, इस केस में यूनिफॉर्म है, इस केस में हॉरिजॉन्टल के केस में यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। इंक्लाइन के केस में वेरिएबल था, इसीलिए इंटीग्रेशन लेना पड़ा था, ये तो और आसान है। और वर्टिकल के केस में भी वेरिएबल रहेगा तो वहाँ भी इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेशर इंटेंसिटी हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। जब प्रेशर इंटेंसिटी हर जगह कांस्टेंट है, प्रेशर इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। इकाई एरिया पर फोर्स है P, यानी कि रो जी एच, तो पूरा एरिया पर फोर्स कितना, डायरेक्टली एरिया से गुना कर देंगे, डायरेक्टली एरिया से गुना कर देंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है, बट ये किसके लिए होता है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। प्रेशर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तब, और नहीं तो ये फार्मूला तो लगेगा ही, लेकिन छोटे से स्ट्रिप के लिए लगेगा, फिर आपको स्ट्रिप लेना पड़ेगा छोटा सा, और उतना दूर के लिए प्रेशर इंटेंसिटी आपको कांस्टेंट है, जूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा उस स्ट्रिप के लिए। और अब इंटीग्रेशन लगा करके फिर आपको ढेर सारे स्ट्रिप, इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटे छोटे स्ट्रिप में इसको काटता है और सभी का अलग से क्या करता है, ऐड करता है। तो वो अप्रोच लगाना पड़ेगा। एकदम चीज़ों को ना इंजीनियरिंग फील्ड में या साइंस के फील्ड में चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज, अप्रोच वाइज सीखा करिए, ताकि माइंड में बैठा रहे कि हम अप्रोच क्या चलाना है और क्यों कोई अप्रोच आ रहा है, स्ट्रिप क्यों लेना पड़ जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रिप क्यों नहीं लेना पड़ रहा है, क्योंकि प्रेशर इंटेंसिटी हर जगह कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, एकक नियम, एकक नियम प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रेशर कितना है, फोर्स कितना है, P है, यानी कि रो जी एच बार है, तो टोटल एरिया पर कितना, एरिया से गुना कर देंगे। लेकिन ये तभी हो पाया जब हर एक जगह प्रेशर इंटेंसिटी कांस्टेंट था, हर एक जगह प्रेशर इंटेंसिटी कांस्टेंट था। तो एक टोटल प्रेशर फोर्स है यहाँ पे आपका, ये फार्मूला आपका आया, फिर से वही रो जी एच बार ए। ये इंक्लाइन का केस में प्रूफ नहीं किए थे, इंक्लाइन का केस में भी तो प्रूफ हुआ था यही, और आपको बोले भी थे कि ये थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, प्रेशर प्लेट पे लगने वाला प्रेशर इंटेंसिटी थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल और केवल आपका डिपेंड कर रहा है एच बार पे, कितना डेप्थ नीचे है आपका उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। वेयर एक टोटल प्रेशर फोर्स, ये सब एप्लीकेशन है कि हाँ भाई प्लेट को चाहे जैसे भी पानी में डुबा दो, उस पर लगने वाला टोटल प्रेशर इंटेंसिटी उतना ही रहेगा, प्लेट इंक्लाइन रहे या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रहे, उसको सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर फिक्स है और प्लेट को कैसे भी रोटेट करा दें फिक्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखते हुए, तो फोर्स का मान नहीं बदलने वाला, प्रेशर इंटेंसिटी
बदल सकता है इंक्लाइन करने पे, बट फोर्स टोटल प्रेशर फोर्स का मान नहीं बदलने वाला। ये सब आपको इंजीनियरिंग डिजाइनिंग में कॉन्सेप्ट जो है ना यूज करने में काम आता है, सोचने में काम आता है कि ऐसा करेंगे तो भी कुछ चेंजिंग नहीं होगा। हाँ, लोकेशन चेंज होगा किसका, इस फोर्स का, इस फोर्स का लोकेशन चेंज होगा। तो लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस फोर्स का लोकेशन ही तो है टॉप सरफेस, इस फोर्स का लोकेशन को ही, पोजीशन को ही, जहाँ पे ये लगते रहता है उसी को तो बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर माने हैं HCP बार, ये तो माने ही शुरू से ही मान रहे हैं HCP बार से, ठीक है। चूंकि इंक्लाइन के लिए क्या था HCP बार, H बार प्लस IGXX साइन स्क्वायर थीटा H बार A, ठीक है। इसी में थीटा इज इक्वल टू फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको एक प्रूफ होगा कि HCP बार इज इक्वल टू H, यानी कि ऐसे भी याद रखिएगा कि फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस, फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस सेंटर ऑफ प्रेशर इज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस सेंटर ऑफ प्रेशर इज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर इज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये चीज़ें हो गया आपका, ये रट जाना चाहिए, आपको माइंड में बैठ जाना चाहिए कि कुछ नहीं करना है हमको, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। और अगर आपका सेमेस्टर में डेरिवेशन करने आता है तो इस सेम सिचुएशन से लिख करके आपको डेराइव करना होगा, जस्ट के तस ऐसा ही आप कॉपी में नोट छाप लीजिएगा फॉर सेमेस्टर के लिए। ऐसे तो आप कंपटीशन के व्यू से सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका इंक्लाइन वाला केस या अकेले काफ़ी है कोर्सेस वगैरह का कैलकुलेशन के लिए या न्यूमेरिकल बनाने के लिए। चलिए हम बात करेंगे इसी वीडियो में वर्टिकल के केस का, और आपका वर्टिकल के केस कंप्लीट होते ही आपका सेकंड यूनिट का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, सारा थियरी कंप्लीट हो चुका है, केवल हम न्यूमेरिकल सेशन का वीडियो बनाएंगे। चलिए थैंक यू। चलिए सेम कहानी दोहराते हैं वर्टिकली इमर्ज सरफेस के लिए, वर्टिकली इमर्ज सरफेस के लिए कुछ नहीं, सेम अप्रोच है। वर्टिकली इमर्ज सरफेस में आपका इंक्लाइन का कहाँ नहीं चलेगा, वैसे थीटा के जगह पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। ये एक प्लेट है जिसका एक रैंडम शेप है, इस तरह का शेप है, बट ये प्लेट है ऐसे, क्योंकि हम लोग का फार्मूला से मैच करे, क्योंकि हमको जेड एक्सिस बाहर की तरफ रखना है और इसको जेड एक्सिस के अबाउट घुमाना है, रोटेट करवाना है ड्यू टू प्रेशर फोर्स, ड्यू टू प्रेशर फोर्स। इसीलिए ताकि हमको इंक्लाइन वाला केस से मैच करे, इसीलिए हमने इसको प्लेट को ऐसे रखा है। आप ऐसे भी रखते तो टॉप सरफेस से एक्सिस से ऐसे पास होता और इसके अबाउट इधर से रोटेट करता फिर, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पकड़ना पड़ता है कि आपका डूबा हुआ प्लेट किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। ये इसलिए पकड़ना पड़ता है क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पता चलने पर ही आप उस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज कर सकते हैं कि कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा उस प्लेट का। अब हम पिछले वीडियो में दिखाए थे कि एक्सिस बदलने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होते हैं एक ही प्लेट का, ठीक है, एक ही प्लेट का। चलिए तो हमने एक बॉडी लिया है जिसका अब फ्रंट से देखिएगा तो ऐसा दिखेगा रेक्टेंगुलर टाइप, बट इसको साइड से देखिएगा, साइड से देखिएगा तो ऐसा दिख रहा है, साइड से देखिएगा तो ऐसा दिख रहा है, इसी को ऐसे किए हैं। चलिए ठीक है, सेम कहानी रिपीट करेंगे। मान लिए कि इसका इस बॉडी का टॉप लेवल जो है, टॉप सरफेस जो है H1 दूरी पे है, अपर सरफेस से, वाटर के अपर सरफेस लेवल से इसका बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला एड्ज है H1 दूरी पे और नीचे वाला एड्ज है H2 दूरी पे। सब समझिएगा ध्यान से, यही सब चीज़ें खाली समझना है, बस माना हुआ चीज़। सेंटर ऑफ ग्रेविटी G को माने हैं हम H बार पे, वो तो होता ही है, और टोटल प्रेशर HCP बार, प्रेशर फोर्स का लोकेशन, टोटल प्रेशर फोर्स का लोकेशन माने हैं HCP बार डिस्टेंस पे है टॉप सरफेस से ऐसा, ठीक है। चूँकि वर्टिकली प्लेन है, क्योंकि आपको पता है कि प्लेन कैसा है, वर्टिकल है, तो प्रेशर इंटेंसिटी अलोंग द डेप्थ जाने पर क्या हो रहा है, बदल रहा है। यानी कि हर एक एरिया पर, हर एक सिचुएशन में पॉइंट बदलने पर प्रेशर इंटेंसिटी बदल जा रहा है। तो हम टोटल प्रेशर फोर्स डायरेक्टली प्रेशर इनटू एरिया आप नहीं लिख सकते हैं इस पूरे प्लेट के लिए, इस पूरे प्लेट के लिए डायरेक्टली फोर्स इनटू एरिया नहीं लिख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, फिर एक स्ट्रिप काटना पड़ता है, पतला सा स्ट्रिप, और उस स्ट्रिप के लिए हम लोग मानते हैं कि इतना दूर के लिए प्रेशर इंटेंसिटी क्या है, हर जगह यूनिफॉर्म है, हर जगह कांस्टेंट है, और उसके लिए उस स्ट्रिप के लिए लगाते हैं हम लोग प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो चलिए हम लोग माना क्या है उसके बारे में भाषा लिख रहे हैं, क्योंकि सेमेस्टर में ऐसा भाषा लिखना होगा आपको,
उसीलिए हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, वरना ऐसे जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिनको सेल्फ लैंग्वेज बनाना आता है उसके लिए इंक्लाइन प्लेन का जो हम केस करवा रहे थे वही काफ़ी है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है उतना। इंक्लाइन प्लेन का केस डेराइव कीजिए, उसमें भाषा देते हुए और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख करके आप वर्टिकल केस बना लीजिए और उसी से प्रूफ कर दीजिए। सेम सिचुएशन है। फिर भी सेमेस्टर में अगर पूछता है तो इस तरह से आपको लिखना होगा, लेट एच बार बी द डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड, माना है कि एच बार बी द डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड ओवर ए वर्टिकल इमर्ज सरफेस और वर्टिकल इमर्ज सरफेस। द डेप्थ ऑफ एवरी पॉइंट विल बी डिफरेंट, हर एक पॉइंट का डेप्थ क्या है, अलग अलग है। इस प्लेट के हर एक पॉइंट का डेप्थ क्या है, अलग अलग है। हाँ है ही डेप्थ अलग अलग, क्योंकि वर्टिकल ही है प्लेट। लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ थिकनेस ऑफ डेप्थ एच फ्रॉम फ्री सरफेस। कहता है कि एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ थिकनेस, कंसीडर एलिमेंट्री स्ट्रिप, एक स्ट्रिप ले रहे हैं ऑफ थिकनेस, इसका थिकनेस होगा, हमने यहाँ पर थिकनेस लिया है DH, थिकनेस ऑफ थिकनेस क्या है DH ऑफ थिकनेस DS ऑफ डेप्थ H फ्रॉम फ्री सरफेस। कितना थिकनेस का है, DH थिकनेस का एक स्ट्रिप हम काटे हैं। आपको पता है कि प्रेशर वेरिएबल रहेगा तो स्ट्रिप लेना पड़ेगा, आप तो कंफर्म हो गए होंगे, क्योंकि स्ट्रिप कैसे सिलेक्शन होता है। प्रेशर वेरिएबल है तो एक छोटा सा स्ट्रिप काटेंगे और ये स्ट्रिप के लिए हम लोग मानेंगे कि प्रेशर कांस्टेंट है, इस स्ट्रिप एरिया के लिए केवल, ठीक है। तो DH इसका डेप्थ थिकनेस है और आपका डेप्थ कितना डेप्थ नीचे है, H डेप्थ नीचे है सर, टॉप सरफेस से H डेप्थ नीचे, इस स्ट्रिप को हम काटे हैं फ्रॉम फ्री सरफेस। ठीक, चलिए इसीलिए क्या होगा, प्रेशर इंटेंसिटी एट द लेवल ऑफ अ स्ट्रिप, स्ट्रिप के लेवल पर प्रेशर इंटेंसिटी, स्ट्रिप का लेवल क्या है, ऊपर से H डेप्थ नीचे है, तो स्ट्रिप के लेवल पे प्रेशर इंटेंसिटी कितना है, P इक्वल टू रो जी एच, P इक्वल टू रो जी एच, P इक्वल टू रो जी एच। इफ DA बी द एरिया ऑफ अ स्ट्रिप, अगर माने कि इस स्ट्रिप का एरिया, इस स्ट्रिप को जो हमने काटा है, इस स्ट्रिप को जो अंदर की तरफ यहाँ पे काटा है, जिसको इस इधर दिखा रहे हैं साइड करके, उस स्ट्रिप का एरिया अगर DA है तो उस स्ट्रिप के लिए तो हमने प्रेशर इंटेंसिटी को क्या मानना है अब, कांस्टेंट, क्योंकि बहुत छोटा स्ट्रिप है। प्रेशर वेरिएबल है उसमें भी, लेकिन इतना कम वेरिएबल है उस छोटे से स्ट्रिप के लिए कि हम लोग मान सकते हैं कि कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा फिर, प्रेशर इनटू एरिया, डायरेक्टली प्रेशर इनटू एरिया लगा देंगे इस स्ट्रिप के लिए, ठीक है। तो आपको उस स्ट्रिप पे लगने वाले छोटा सा फोर्स का वैल्यू आ गया, DF इज इक्वल टू रो जी एच इंटू DA, ठीक है। द प्लेट इज अज्यूम टू बी मेड ऑफ मैनी सच स्ट्रिप, कहता है कि पूरे प्लेट को ऐसे ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप से मिलाकर बना हुआ मान सकते हैं, पूरे इस प्लेट को ऐसे ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप से बना हुआ मिलाकर बना हुआ मान सकते हैं। और इसी तरह छोटे छोटे स्ट्रिप को सम करने के लिए आता है कौन सा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है, वेरिएबल सिचुएशन में छोटे छोटे स्ट्रिप में हर एक चीज़ को पार्ट में बांटता है और उसको क्या करता है, इंटीग्रेट करके सम करता है सभी का, ठीक है। तो इस प्लेट को हम लोग क्या मानेंगे, द प्लेट इज अज्यूम्ड टू बी मेड ऑफ मैनी सच स्ट्रिप, ठीक है। इसीलिए टोटल फोर्स ऑन द प्लेट, इसीलिए टोटल फोर्स ऑन द प्लेट क्या हो जाएगा, F माने कि टोटल फोर्स ऑन द प्लेट F है, तो बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, रो जी एच DA, एक छोटे से एक स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, H1 से H2 तक। H1 है टॉप लेवल सरफेस का, ये जो बॉडी दिया हुआ है, प्लेट जो दिया उसका टॉप है, और H2 है बॉटम। यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्ट्रिप को इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे स्ट्रिप को H1 से लेके H2 तक जोड़ेंगे तो बनेगा ही प्लेट हमारा, बनेगा क्या ही, प्लेट हमारा। और प्लेट पे लगने वाला टोटल फोर्स आ गया। रो जी इसमें कांस्टेंट है तो बाहर लिया, अंदर में बचा एरिया इंटू DA इंटू H, स्ट्रिप के एरिया इंटू उसका परपेंडिकुलर दूरी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, स्ट्रिप का एरिया इंटू उसका परपेंडिकुलर दूरी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना माने हैं, H। आपको पता है कि एरिया इंटू परपेंडिकुलर दूरी, जिस एक्सिस के ऊपर प्लेट रोटेट हो रहा है उसका एरिया इंटू परपेंडिकुलर दूरी फर्स्ट एरिया मोमेंट होता है, क्या होता है, फर्स्ट एरिया मोमेंट होता है। और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप हैं तो फर्स्ट एरिया मोमेंट टोटल के लिखने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्टली टोटल प्लेट इंटू उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, टोटल प्लेट का एरिया इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये होगा किसके बराबर, A1H1 प्लस A2H2 प्लस H3H3, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट का सम। A1 A2 सब क्या है, इसको इनफाइनाइट A1 A2 A3 A4 A5 के एरिया, छोटे छोटे स्ट्रिप के एरिया में इसको डिवाइड करके हम एरिया मोमेंट लगा रहे हैं, फर्स्ट एरिया मोमेंट। ये क्या हो जाता है,
सभी छोटे छोटे स्ट्रिप का फर्स्ट एरिया मोमेंट बराबर होता है टोटल प्लेट का एरिया इंटू उसका सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन का प्रोडक्ट, और एक इसके बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक इसके बराबर हो जाएगा। छोटे छोटे स्ट्रिप के फर्स्ट एरिया मोमेंट का सम है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सभी का सम और इंटीग्रेशन दोनों एक ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों एक ही बात है कि अलग अलग स्ट्रिप को अलग अलग फर्स्ट एरिया मोमेंट निकाल करके सबको जोड़िए या फिर इंटीग्रेट करिए, दोनों एक ही चीज़ का होता है। इसी का यही इंटीग्रेशन का रूप लेता है, यही चीज़ इंटीग्रेशन का रूप लेता है। h1 से h तक करना है dA इंटू एच, ये इसके बराबर हो गया। ये चीज़ मैथमेटिक्स का है, ये समझना आपको इंटीग्रेशन का कि छोटे छोटे स्ट्रिप के सभी एरिया का सम क्या होता है, टोटल इंटीग्रेशन के बराबर होता है। इंटीग्रेशन फार्मूला से इंटीग्रेशन का जहाँ पे परिभाषा आया था, हम जब फिजिक्स से पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा। मैथमेटिक्स को पढ़ना रहता है, लोग मैथमेटिक्स बनाना सीखते हैं, लेकिन फिजिक्स में मैथमेटिक्स को बनाना नहीं है। फिजिक्स में मैथमेटिक्स का फिजिकल मीनिंग समझना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना है। इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंटीग्रेशन करना फार्मूला से कर देता है, इंटीग्रेशन निकाल देता है, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते। उसका मीनिंग होता है कि ये वेरिएबल क्वांटिटी वाला एरिया के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके और अलग अलग एरिया के सभी को सम किया, अलग अलग एरिया पर लगने वाले प्रेशर के सभी को सम निकाला, तो उसको कहते हैं इंटीग्रेशन करना। ठीक है, और ये रूप ले लिया आपको क्या, F बराबर, इसके जगह पर क्या रखा जाएगा, F बराबर रो जी तो रहेगा ही, इसके जगह पर क्या रखा जाएगा, A इंटू एच बार, A इंटू एच बार। तो फिर से वही फार्मूला प्रूफ हुआ, रो जी इंटू प्लेट का एरिया इंटू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंट्रॉइड ऑफ प्लेट। चलिए वर्टिकल का कैसे भी प्रूफ हो गया, जस्ट के तस इसको छाप लीजिएगा जो सेमेस्टर के लिए है। और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए हम फार्मूला भी ड्राइव करेंगे और आपका सेकंड यूनिट का थियरी पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम 5 से 6 7 8 भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, बेहतरीन। चलिए थैंक यू। चलिए हम लोग टोटल प्रेशर का कैलकुलेशन किए थे व्हेन वर्टिकली इमर्ज सरफेस के लिए, उसी का हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। फिर से हम वही कहेंगे, इंक्लाइन वाला केस को आप हैंडल कीजिए। इंक्लाइन वाला केस में आप सीधा थीटा के जगह पे 90 डिग्री पुट कर दीजिए, वर्टिकल बन जाएगा और सेम सिचुएशन आ जाएगा। बट फॉर सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर वर्टिकली के लिए अलग से पूछा है तो उसको डिराइव करने के लिए आपको फिर से अप्रोच लेना पड़ेगा। और अप्रोच में क्या है, अप्रोच में तरीका क्या है, अगर प्रेशर वेरिएबल है, सरफेस पर प्रेशर वेरिएबल है, तो उसके लिए हम लोग एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। एलिमेंट का सिलेक्शन हो गया था, सारा कहानी पीछे का था। हम लोग एलिमेंट को एच डेप्थ नीचे लिए थे, DH विड्थ था इसका, सब कुछ माना हुआ है, देख लीजिएगा पीछे का भी वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। बस इसमें ये है कि हम लोग क्या मानेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर जो CP है, HCP है, यहाँ पे है, माने हैं हम लोग कि HCP बार यहाँ पे है, जहाँ पे टोटल प्रेशर फोर्स लग रहा है। ठीक है, टोटल प्रेशर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम इसका मोमेंट लेंगे अबाउट दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस आपका बाहर के तरफ था, वाटर के अपर सरफेस लेवल पर एक्स एक्सिस इधर से है, प्लेट आपका ऐसे है, और प्रेशर फोर्स इधर से लग रहा है, मान रहे हैं, इधर से लगते हुए मान रहे हैं, तो इसको रोटेट करा रहा है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने का कोशिश कर, मोमेंट देने का कोशिश कर रहा है। किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। तो इसी एक्सिस के अबाउट यानी कि इस पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स, टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट O। चलिए ये वर्टिकली इमर्ज है और स्टील वाटर में है, रेस्ट वाटर में है, तो ये घूम नहीं रहा है। क्या है, ये घूम नहीं रहा है, तो इसका पर लगने वाले टोटल फोर्स का मोमेंट हम लोग लिखेंगे, कितना आ जाएगा आपका टोटल फोर्स का मोमेंट के हिसाब से। चलिए इन सभी का रिजल्टेंट लग रहा है HCP बार पे, तो डायरेक्टली रिजल्टेंट को लिखते हैं पहले F इंटू HCP बार। ये हो गया आपका मोमेंट, इसका रिजल्टेंट फॉर टोटल प्रेशर का मोमेंट हो गया LHS में। इसको ये किसके बराबर होगा, स्ट्रिप पर लगने वाला स्मॉल DF फोर्स इंटू H, ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह के छोटे छोटे एरिया में काटने पर अगर उसका डेप्थ H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, यहाँ से परपेंडिकुलर डेप्थ H1, H2, H3 है, तो ये सभी छोटे छोटे एरिया पे लगने वाले फोर्स का मोमेंट का सम के बराबर होगा ये रिजल्टेंट वाला मोमेंट। रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट इन सभी छोटे छोटे स्ट्रिप पर
अलग अलग फोर्सेसों के मोमेंट के सम के बराबर होगा। यही तो मोमेंट का इक्विलिब्रियम मोमेंट का बैलेंसिंग कहता है कि सभी छोटे छोटे स्ट्रिप पर लगने वाले अलग अलग मोमेंट का सम रिजल्टेंट फोर्स के मोमेंट के बराबर होगा, क्योंकि वही सबका इफेक्ट तो है रिजल्टेंट। तो वही किए हम लोग। RHS में क्या किया, इसको बराबर कर दिए F1H1 प्लस F2H2, यानी कि F1 क्या है, एक स्मॉल स्ट्रिप F1 स्ट्रिप, एक मान लेते हैं कि DA1 का स्ट्रिप है, DA1 का स्ट्रिप है, उस पर लगने वाला F1 फोर्स है, F1H1 परपेंडिकुलर दूरी वहाँ से एक्सिस से H1 इसका मान है। तो इस तरह से सम के बराबर हो जाएगा। और एक इसका रूप लेता है, आपको पता ही है कि अलग अलग स्ट्रिप के ऊपर लगने वाले मोमेंट के लगने वाले फोर्स के मोमेंट का सम क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन का रूप ले लेगा। इंटीग्रेशन, यही इंटीग्रेशन का डिफिनेशन भी यही होता है। अलग अलग स्ट्रिप पर काम को अगर ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो इंटीग्रेशन बन जाता है। ठीक है, चलिए DF के जगह पर रो जी एच डी ए इंटू एच लिखाएगा, रो जी डी ए इंटू एच। स्मॉल स्ट्रिप पे लगने वाला फोर्स इंटू एच एक और है, इसको सोल्व कीजिएगा तो रो जी तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट अगर माने तो, रो को कांस्टेंट माने तो रो जी बाहर आ जाएगा, डी ए इंटू एच का स्क्वायर। ठीक है, डी ए इंटू एच का, कुछ याद आ रहा है? किसी एक्सिस से किसी स्मॉल एरिया, किसी एक्सिस से कोई डी ए एरिया को इसी के एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी के स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट लेते हैं, ए आर स्क्वायर डी ए एच का स्क्वायर, तो सेकंड एरिया मोमेंट कहलाता है। और वही कहलाता है इस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये इंटीग्रेशन के अंदर है, तो इसको खोलेंगे तो A1H1 का स्क्वायर, A2H2 का स्क्वायर, ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप का सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनफाइनाइट स्ट्रिप का सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिए हैं और सभी का सम किए हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर, जिस एक्सिस के अबाउट है, इस एक्सिस के अबाउट है, जेड एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट सब H1 H2 H3 ये सब है, यानी कि सभी अलग अलग एरिया का मोमेंट ऑफ सेकंड मोमेंट एरिया किसके अबाउट ले रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, तो पूरे किसके बराबर होगा, इस सभी का सम करेंगे तो किसके बराबर होगा, ये पूरे प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, यानी कि इस एक्सिस को हम माने हैं क्या, XX, तो IXX के बराबर हो जाएगा। यही इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, IXX से, IXX से। ठीक है, तो अब बन जाएगा आपको F इंटू HCP बार बराबर रो जी IXXX। इसको यहाँ लेकर जाएंगे नाउ ऊपर में और ओपन करेंगे LHS को, F के जगह पर रो जी H बार A, आपको पता है कि प्लेट के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, रो जी H बार A, और HCP के HCP रहेगा जो कि आपको निकालना है, और RHS में रो जी के रो जी रहेगा, IGXX फिर से वही कहानी, IGXX फिर से वही कहानी। आपका प्लेट यहाँ डूबा हुआ है और आपका एक्सिस यहाँ है, आपका एक्सिस यहाँ है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है, ऐसे ऐसे जिस फोर्स का इफेक्ट हम देख रहे हैं वो फोर्स इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहा है, लेकिन ये एक्सिस यहाँ है, तो इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, यहाँ एक्सिस है, तो पहले हमको CG के अबाउट पता रहता है। अब का स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिजल्ट हम लिखवाए हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इधर से पार होगा एक्सिस, इसके अबाउट पता रहता है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, AR स्क्वायर, इस एक्सिस से इस एक्सिस के बीच की दूरी अगर मानते हैं हम लोग, क्या होगा, H बार होगा, सेंटर से इस एक्सिस से इस एक्सिस के बीच का दूरी H बार है, पूरा का एरिया इनटू इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐड करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें, तब जाकर के पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है। तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, IXS को क्या कर देंगे, IGXX प्लस AH बार का स्क्वायर के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब बाकी सब LHS में वैल्यू जो रखा था उसको RHS में भेजेंगे, HCP बार को छोड़ करके, तो आपका सिचुएशन बनेगा IGXX बटा H बार A, कटे छटेगा आपका आ जाएगा HCP बार बराबर H प्लस IGXX प्लस H बार इंटू A बटा H बार इंटू A। ठीक है, ये फार्मूला डायरेक्टली वर्टिकल के लिए प्रूफ हुआ है। क्या इंक्लाइन वाला में साइन इसको थीटा के जगह पर 90 पुट करिएगा तो नहीं आ जाएगा, वहाँ से भी तो यही आएगा। ठीक है, इसमें चूंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपटीशन के लिए और रिजल्ट के लिए भी, आपकी इंजीनियरिंग फील्ड का थिंकिंग लेवल के लिए भी, कि हमेशा HCP बार यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर यानी कि टोटल प्रेशर फोर्स का लोकेशन ऑन द प्लेट, हमेशा देखिए H बार यानी कि सेंट्रॉइड से के दूरी जो है उसमें कुछ एडिशन करने पे आ रहा है, सेंट्रॉइड का दूरी है उसमें कुछ एडिशन करने पे आ रहा है। इसका मतलब कि डेप्थ क्या होगा, सेंट्रॉइड से हमेशा नीचे होगा। हाँ, हॉरिजॉन्टल के केस में बराबर हो जाता है,
हॉरिजॉन्टल केस में बराबर हो जाता है। या तो आपको HCP सेंटर पे लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा, और नहीं तो उसके नीचे लगेगा, उसके नीचे लगेगा। और इसका रीजन केवल ये है कि नीचे की तरफ जाने पर प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ता है, इसीलिए रिजल्टेंट फोर्स नीचे चला जाता है, रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स नीचे चला जाता है। यानी कि रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स का लोकेशन ही तो है HCP, और इसीलिए HCP हमेशा क्या रहेगा, सेंट्रॉइड से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे रहेगा, या फिर हॉरिजॉन्टल के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास रहेगा। चलिए ए कि देख रहे फार्मूला भी वही कर रहे हैं, HCP = H बार प्लस समथिंग, कुछ जोड़ने पर आ रहा है उसका दूरी, इसका मतलब वो नीचे है, इसका मतलब वो नीचे है। चलिए आपका एक कंप्लीट हुआ, थियरी के पोर्शन के हिसाब से आपका सेकंड यूनिट कंप्लीट हुआ। हम थर्ड यूनिट जल्दी कल वीडियो प्रोवाइड करेंगे थर्ड यूनिट का। थर्ड यूनिट बहुत ही इंटरेस्टेड है, प्रेशर मेजरमेंट है, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस है एंड प्रेशर मेजरमेंट करना सीखना है। और ये बहुत कम लोगों को फील हो पाता है प्रेशर मेजरमेंट में, जो E2 मैनोमीटर वगैरह, बैरोमीटर पढ़ाएंगे, मैनोमीटर पढ़ाएंगे, डिफरेंशियल मैनोमीटर पढ़ाएंगे, ये सब का मेजरमेंट करने का जो तरीका है वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरा थर्ड यूनिट का लेक्चर मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि थर्ड यूनिट हम बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ाने वाले हैं और सब कुछ आपको फील होगा चीज़ें। और हर एक यूनिट का हम न्यूमेरिकल सेशन अलग से लेंगे, हर एक यूनिट का हम न्यूमेरिकल सेशन का वीडियो कम से कम हर एक यूनिट में 10 से 12 न्यूमेरिकल बेहतरीन न्यूमेरिकल का वीडियो हम बनाएंगे। फर्स्ट यूनिट का 2 न्यूमेरिकल का वीडियो हम बनाए हैं, वो कोई नॉर्मल न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। भले ही आपको समझ में, जिन लोगों का लेवल थोड़ा माइंड का लो है, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लग रहा होगा कि ये न्यूमेरिकल में क्या है, कहाँ से लाए हैं सर, बट वो कॉन्सेप्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि IAS या गेट में पूछा गया कोई बेहतरीन कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आप वहाँ से सीखिए, उस न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट सीखिए, चीज़ों को सीखिए कि वेरिएबल सिचुएशन आता है तो कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे एलिमेंट लिया जाता है, वहाँ से वो सब चीज़ सीखिए। और आपका यूनिट 1 का न्यूमेरिकल सेशन का वीडियो हम बना देंगे। एक चीज़ हम करेंगे, हमारा यूट्यूब के अंदर में आप यूट्यूब के मेरा ID ओपन कीजिएगा, ID ओपन करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा जब आपको, तो प्लेलिस्ट में हम अलग अलग तरीका से प्लेलिस्ट बना के रखे हैं। अभी आपको मिलेगा केवल सोम का प्लेलिस्ट अलग से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जो हम ES गेट और SSC JEE मेंस लेवल के लिए लेके चल रहे हैं, और सेमेस्टर के लिए भी आ जाएगा उसी में। जिनको डाउट के कॉन्सेप्ट तगड़ा पढ़ना है तो वो वीडियो देख सकते हैं, उनको कॉन्सेप्ट वहाँ से मिल जाएगा। बाकी सेमेस्टर आप अपना कॉपी से बना सकते हैं, कहीं कहीं से नोट लिख करके बना सकते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। मेरा वीडियो लेक्चर देखिए, उसके बाद आपका कहीं से भी यूट्यूब पर से कोई भी चीज़ समझिएगा, ईजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका सोम का प्लेलिस्ट में अलग डिपार्टमेंट मिलेगा, और आपका फिर प्लेलिस्ट मिलेगा आपको हाइड्रोलिक्स का भी। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, आप जब भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू जाइए अंदर में, वो मेरा ID ओपन करिए, ER रंजीत कुमार के नाम से, ER रंजीत कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा तो मेरा ID आ जाएगा, और उसको ओपन कीजिए। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने पर मैं प्लेलिस्ट में कैटेगरी कर दूंगा, यूनिट 1 का अलग, कॉन्सेप्ट वाला अलग, एंड न्यूमेरिकल सेशन का अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। यूनिट 1 का न्यूमेरिकल सेशन प्लेलिस्ट अलग रहेगा, यूनिट 2 का न्यूमेरिकल सेशन का प्लेलिस्ट अलग रहेगा, प्लेलिस्ट वाइज बना देंगे, और यूनिट वाइज तो है ही, तो आपको वहाँ से पढ़ने में आसानी होगा। तो जिनको वीडियो को सर्च करने में दिक्कत होता है सीक्वेंस वाइज में, वो प्लेलिस्ट के अंदर में जाएं और प्लेलिस्ट से वीडियो को देखें लगातार। तो चलिए बहुत अच्छा होगा। हम यूनिट 1 का न्यूमेरिकल सेशन का प्लेलिस्ट अलग बनाएंगे, और उसमें न्यूमेरिकल अभी 2 वीडियो डाले हैं, उसको उसमें ऐड कर देंगे, और न्यूमेरिकल 8-10 को वीडियो बनाएंगे और उसमें ऐड कर देंगे। यूनिट 2 का न्यूमेरिकल सेशन का वीडियो बनाएंगे, और जिनको न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करना हो न्यूमेरिकल सेशन जरूर अटेंड करें। लेकिन मैं बताऊंगा कि न्यूमेरिकल वही अटेम्प्ट करें, मेरा न्यूमेरिकल जो मेरे से कॉन्सेप्ट वीडियो में सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत ईजी हो जाता है फिर न्यूमेरिकल, बड़े बड़े न्यूमेरिकल को हैंडल करना बहुत ईजी है जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, कॉन्सेप्ट पे पकड़ हो। चलिए, थैंक यू।